सही है। तो मैंने आपको बताया था E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। अब इसका यूनिट हमने किससे निकाला था? फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन अपॉन चार्ज का यूनिट है कूलम। ठीक है। अगर मैं इसको मीटर के साथ मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड भी करूं तो इक्वेशन पर ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मीटर मीटर में कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमें दूसरा यूनिट जो है निकालना है, तो इस वजह से हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। न्यूटन इंटू मीटर, ऊपर क्या बनेगा? न्यूटन इंटू मीटर, और नीचे क्या बनेगा? कूलम इंटू मीटर। सही है। अब न्यूटन इंटू मीटर किसका यूनिट होता है? जूल का। तो ऊपर बना जूल, ठीक है, और नीचे ये कूलम, और यहाँ पर इंटू मीटर। सही है। अच्छा, और हम एक क्वांटिटी पढ़ेंगे आज, पोटेंशियल। तो जूल पर जो कूलम यूनिट होता है वो होता है वोल्ट का। तो ये वाला जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा? वोल्ट। और उसके नीचे क्या आ जाएगा? मीटर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट है। अगर ऐसे ऑप्शंस में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऑप्शन हो न्यूटन पर कूलम, ऐसे क्वेश्चन है। अगर सिंपल आप देखोगे ना, सिंपल जो बेसिक प्रैक्टिस के लिए पहले करने पड़ते हैं बेसिक क्वेश्चन। अच्छा, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ो ना, फिजिक्स में पढ़ने में मसला स्टूडेंट्स को इस तरह से भी होता है कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट किसी चीज का, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक टॉपिक पढ़ी, वो मुझे टॉपिक 5% समझ आई, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो है, आपने आपने गलती नहीं करी। अगर आप बेसिक पढ़ के वो डायरेक्ट जंप लगाओगे अपना हायर लेवल पर, तो आपने समझ नहीं आनी, उल्टा आपका जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, इजी टू हार्ड मूव करो। पहले सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर है, ये वो, इससे क्या होंगे, आपके बेसिक अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट पर जाओ। जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो सोच कर, या जो आप नॉर्मली सॉल्व करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर 30 क्वेश्चन है उसमें से अगर आप 20 कर रहे हो, तो इट मीन वो इंटरमीडिएट लेवल की टेस्ट है। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने लेवल बढ़ाते जाओ। डायरेक्ट अगर आप जंप करोगे तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, इसका न्यूटन पर कूलम है यूनिट, इसको मीटर के साथ मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, तो ये न्यूटन इंटू मीटर बनेगा, और कूलम इंटू मीटर। जूल पर कूलम क्या है? वोल्ट के बराबर, तो ये वोल्ट पर मीटर। तो ऑप्शन ऐसे आ सकता है, इलेक्ट्रिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम हो, वोल्ट पर मीटर हो। ठीक है। ऑप्शन सी ए एंड बी हो, ऑप्शन डी हो नन। तो इसका क्या करना है आपने? ए एंड बी। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, कल हमने गॉस लॉ पढ़ा था। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी जो है, अगर कोई चार्ज हो उसके बाहर, या किसी भी सरफेस के बाहर जो फील्ड होती है, वो कितनी होती है? टोटल चार्ज क्यू टोटल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? ये गॉस लॉ की डेफिनेशन है, या फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है। ठीक है। तो अभी एक आपने, कल जो चीजें हमने डिस्कस की थी उसके साथ साथ एक चीज हमें और डिस्कस करनी है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। कौन सी टॉपिक? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। अच्छा, ये काफी बच्चों को इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट पता नहीं होता। बोलते हैं कि जो बच्चे पहले ही फिजिक्स के एंटी होते हैं ना, उन्हें फिजिक्स नहीं समझ आती, तो वो बोलते हैं कि फिजिक्स के अंदर इलॉजिकल चीजें हैं। जैसे कि इनफाइनाइट चार्ज शीट कहाँ से लाएंगे, खास करके लड़कियों को फिजिक्स समझ नहीं आती, तो वो बोलती है कि इनफाइनाइट जो है वो शीट कहाँ से आएगी। तो सबकी मैं बात नहीं कर रहा। बोलते हैं कि इनफाइनाइट चार्ज शीट कहाँ से आएगी, ये इन्होंने ऐसी बातें बना दी है, लिखी है, और बच्चों को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर, ये पूरा बोर्ड, ठीक है, यहाँ पर मैं चीज रखूं बोर्ड पर, एंट, जो रेड एंट होती है, चींटी, तो उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पर रखूं, तो ये पूरा बोर्ड उसके हिसाब से क्या होगा? इनफाइनाइट लेंथ का होगा तकरीबन। या एक बड़ा सा एरिया हो, उस पर हम छोटा सा एक जो है डॉट रख दें, तो वो एरिया उस डॉट के हिसाब से क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो जो हम चार्ज शीट लेते हैं, हम उसका छोटा सा एक पार्ट उठाते हैं, उसको कट करते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी वो चार्ज शीट, और इस पर हम एक पतली सी चार्ज शीट होती है, जिसको हम चार्ज कर लेते हैं। ठीक है। पहले बात तो ये है।
ये यहाँ पर खत्म नहीं होती। अगर इसको हम बढ़ाते जाएंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये बढ़ती जाएगी ऊपर। लेकिन हमने इसका ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये कट किया है, पहली बात तो ये। अच्छा, अब ये जो इन्फानाइट है ना ऊपर से नीचे तक, हमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये अगर डिस्टेंस में ले रहा हूँ आर, यहाँ अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लूँ टी लूँ या आर पॉइंट लूँ, कोई भी पॉइंट लूँ, तो इस चार्ज शीट के हिसाब से इसका डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है। तो इसी वजह से हम इस चार्ज शीट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। यानी कि ये चार्ज शीट क्या है, इनफाइनाइट है, और उसके अकॉर्डिंग या उसके कंपैरिजन में ये जो पॉइंट है ये बहुत ही छोटा है, और हमें इस पॉइंट पर जो है वो फील्ड निकालनी है। सही है, ये वाली बात क्लियर हुई सबको? इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट समझ आया कि इनफाइनाइट क्यों बोलते हैं? क्लियर हुई ये चीज? वीडियो लाइक अराउंड। अच्छा, सब बच्चे वीडियो अपनी ऑफ करके, अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो ये मसला आएगा इसमें रिकॉर्डिंग में। बाकी सबको क्लियर हुई ये चीज इनफाइनाइट वाली? ये रेडियस वाला जो हमने पॉइंट लिया है, सॉरी रेडियस वाला नहीं, ये हमने एक पॉइंट जो लिया है उसके हिसाब से हमारी जो चार्ज शीट है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। अच्छा, याद कर लें, हमने कल पढ़ा था कि हमें किसी भी चीज को, इलेक्ट्रिकल फील्ड को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, गॉस लॉ को यूज करते हैं। और गॉस लॉ का तरीका क्या है, अगर आप किसी भी एरिया से आपने फील्ड निकालनी है तो सबसे पहले उस एरिया को किसी जो है अपना सरफेस के साथ कवर कर लो। तो जो चार्ज शीट के लिए जो एरिया हम लेते हैं वो होता है सिलेंडर। सिलेंडर, ठीक है। अब ये एग्जांपल समझे, फॉर एग्जांपल ये किस तरह से, अगर सपोज करें ये मेरे पास एक चार्ज शीट है, ठीक है, वेरी थिन, और इसको मैंने चार्ज से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको मैंने चार्ज दे दिए। अब अगर मुझे इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो मुझे एक ऐसा सरफेस लेना पड़ेगा जो कि मुझे हर चीज के बारे में, यानी कि वो हर पैरामीटर को कवर करे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो चार्ज शीट है ना, इसमें से मैं क्या करूंगा, एक सिलेंडर पास करूंगा, सिलेंडर पास करूंगा, उसका एक सरफेस ये होगा S1 और दूसरा ये सरफेस होगा S2। अब देखें ये चार्ज शीट है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड, 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 ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड। अच्छा, ये जो एस वाला सरफेस है, इसमें से ये लाइंस मैक्सिमम क्रॉस कर रही है। ये जो एस वाला सरफेस है, S1 वाला, ये सरफेस क्या है, इस तरह से परपेंडिकुलर। तो इसका जो वेक्टर एरिया बनेगा वो किस तरह से बनेगा, वो पैरेलल बनेगा, यानी कि डेल्टा ए। और ये फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो यानी यहाँ पर ई एंड डेल्टा ए वो क्या है, आर पैरेलल। यहाँ इनके दरमियान में एंगल कितना है, 0 डिग्री। यहाँ पर भी इस तरह से ये, अब देखें फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और एस के ऊपर जो वेक्टर एरिया है वो भी इस डायरेक्शन में। ये वेक्टर एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगी वो भी क्या होगी, उसके दरमियान एंगल कितना होगा, 0। तो यहाँ पर भी फ्लक्स कितनी बनेगी, मैक्सिमम, और यहाँ पर भी मैक्सिमम। तो हमें इस सरफेस की टोटल फ्लक्स निकालनी है, हमें इस सरफेस की टोटल फ्लक्स निकालनी है। अच्छा, यहाँ पर तीन सरफेस है, ये एक S1 और S2, और तीसरा जो है ये सरकमफ्रेंस वाला, ये जो हमने सिलेंडर पास किया है ना, सिलेंडर। आप देखें इसकी एक साइड ये S1, दूसरी भी ऐसी साइड है S2, और उसका ये जो सरकमफ्रेंस वाला जो एरिया है ये तीसरा है सरफेस S3। इस पर जब आप वेक्टर एरिया बनाओगे ना, क्योंकि ये सरफेस इस तरह से, तो इस पर वेक्टर एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इस पर ये वेक्टर एरिया इस तरह से बनेगा। लेकिन आप देखें यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, और वेक्टर एरिया इस सरफेस पर कौन सा बन रहा है, इस तरह। तो यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा वो क्या बनेगा, 0, क्योंकि कुछ कोई भी लाइन इस सरफेस से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन इस सरफेस से क्रॉस नहीं कर रही, क्योंकि हम फ्लक्स को बोलते हैं नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया।
ठीक है, प्लेस इन देयर पाथ परपेंडिकुलरली। तो यहाँ पर हमने सरफेस जो है वो पैरेलल रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और अपना इस वेक्टर एरिया जो इस सरफेस पर है वो उसकी फील्ड क्या बनेगी, जीरो बनेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ वाली फील्ड को छोड़ देंगे। टोटल हमारे पास कितनी फील्ड है, एक S1 की है और दूसरा S2 की है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि टोटल जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2। सही है, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2। अच्छा, हमें जो है, हमने तो ये तो कह दिया कि इस पर हमने चार्ज दिए Q, ठीक है, लेकिन हमें वो चार्ज टोटल मालूम नहीं है कि कितनी है। तो यहाँ पर हम एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, सिग्मा। ये कौन सी क्वांटिटी है, सिग्मा। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी। क्या है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी हम किसको बोलते हैं, चार्ज अपॉन एरिया इज नोन एज सिग्मा। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जैसे आप डेंसिटी पढ़ते हो वो अपनी केमिस्ट्री वाली या आपका फिजिक्स वाली, मास और वॉल्यूम, यानी कि अगर मास को वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर लो तो वो क्या बन जाती है, डेंसिटी। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इसको आपने किस तरह से बोलना है, चार्ज ओवर एरिया इज नोन एज सिग्मा। आज चार्ज डेंसिटी, चार्ज को एरिया के साथ डिवाइड कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर चार्ज मालूम नहीं है कि चार्ज कितनी है, ठीक है। तो हमने अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमने पढ़ा कि टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसी भी सरफेस से बाहर हमें मिलती है, यानी कि S1 से जो हमें फ्लक्स मिलेगी वो कितनी होगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और S2 से भी जो हमें फ्लक्स मिलेगी वो कितनी मिलेगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर मैं रखूं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर मुझे Q का वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ पर मुझे, मैं इससे अपना चार्ज डेंसिटी के टर्म में रखूंगा। अगर देखें, सिग्मा बराबर है Q अपॉन A। वैसे डेरिवेशन मुझे करवानी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये किस तरह से यूज होता है। इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आगे चलकर आपको कोई मसला ना हो, ठीक है। तो ये सिग्मा किसके बराबर है, Q अपॉन A। तो यहाँ अगर मैं Q का वैल्यू निकालू तो कितना आएगा, सिग्मा इंटू A। सही है, सिग्मा इंटू A इसका वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर अगर रखें, फ्लक्स किसके बराबर होती है, E इंटू A के। फ्लक्स किसके बराबर होती है, E इंटू A के। तो यहाँ पर Q की जगह मैं रखूं सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा A प्लस एप्सिलॉन नॉट, अगर ये इन दोनों को मैं ऐड कर लूं तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर ये E इंटू A रहेगा, फ्लक्स वो बराबर होगा किसके, 2 रो A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है चार्ज इनक्लूड। यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं की मैंने कहीं पे, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अच्छा, ये देखें, यहाँ पर इसकी जो फ्लक्स बन रही है वो कितनी है। अच्छा, यहाँ पर ये जो फ्लक्स हमने निकाला है, तो यहाँ पर ये E प्लस A नहीं बनेगा खाली। यहाँ पर यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, बाकी सारा सही है। कंफ्यूज मत करना खुद को, बस इस तरह से देखे, इसकी साइड से जो फ्लक्स निकलेगी वो कितनी होगी, E इंटू A। इसकी साइड से जो फ्लक्स निकलेगी वो कितनी होगी, E इंटू A, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर लें तो कितना बन जाएगा, 2E इंटू A बराबर कितना, किसके बराबर हुआ, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि टोटल फ्लक्स जो होती है वो किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। गाजर लॉ हमने पढ़ा, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ चार्ज के बदले में हमें क्या रखना है, रो इंटू ए। तो ये मैंने रख लिया, रो इंटू ए के साथ कैंसिल हो गया, तो ये ई कितने के बराबर मिला, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज क्लियर हुई सबको। यहाँ पर S1 और S2, ये फ्लक्स, ये वाली फ्लक्स जो है, फ्लक्स 1 और ये फ्लक्स 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। और फ्लक्स का फार्मूला हमने कल पढ़ा था, E इंटू ए। ये फ्लक्स का फार्मूला है। यहाँ से भी फील्ड सेम है, तो यहाँ से जो फील्ड निकलेगी यहीं से भी वो सेम निकलेगी। तो कितनी फील्ड बन जाएगी, 2E इंटू ए। और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग
जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, चार्ज अपान एप्सिलॉन नॉट की। तो ये 2 इंटू ई ए, ये हमें इसके बराबर रखना है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। चार्ज के बदले में हमने सिग्मा इंटू एरिया रखा, तो यहाँ पर रखें सिग्मा इंटू एरिया अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ए में खत्म हो गया, ई जो बचा हमें वो किसके बराबर मिला, रो अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। और ये 2021 के अंदर, ये अपना 2022 के अंदर आपका ये सवाल आया हुआ है, आप खोल कर देखना, ये जो टेस्ट हुआ था पिछले साल 2022 के अंदर, बिल्कुल यही बस पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट इज, ये फार्मूला दिया हुआ था सीधा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी ऑप्शन था, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट भी था, और एक दो ऑप्शन और थे, जीरो थी। तो ये क्लियर हुई सबको, ये डेरिवेशन वैसे करवानी नहीं है, लेकिन बीच में अंदर कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं ना, तो वो बाद में आगे चलकर आपको तंग करेंगे, इसी वजह से मैं आपको बता देता हूँ ये चीजें। ये चीज क्लियर हुई? क्लियर हुआ ये? ऐसे तो ठीक है, क्लियर हुई ये चीज? ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखें, हमने क्या बोला था कि पॉजिटिव जो है वो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है। तो अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव, थिन पॉजिटिव चार्ज शीट में रखूं, और यहाँ पर ये मैं नेगेटिव चार्ज शीट रखूं, ठीक है, तो फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से होगा, ठीक है, ये फील्ड का डायरेक्शन है। और एंडिंग पॉइंट्स पर फील्ड जो होगी वो थोड़ी सी कर्व्ड बनेगी, उस कर्व्ड फील्ड का नाम क्या है, फ्रिंजिंग फील्ड। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट के अंदर, फ्रिंजिंग फील्ड्स। अच्छा एक और बात, अभी मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइट चार्ज शीट, या अगर शीट के लिए जो फील्ड होती है वो कितनी होती है, रो अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के लिए। अच्छा एक चीज आपने मजीद याद रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि इससे आपको सिर्फ वैल्यू मिलेगा। और मैग्नीट्यूड यानी कि क्या होता है, वो क्या होता है, सिंपल नंबर, नंबर प्लस यूनिट, और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ पर भी आपको एक वेक्टर आर रखना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर, जिस तरह से आपने फोर्स के अंदर रखा था। और जो इस फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक चार्ज शीट की हमने निकाली थी, वो कितनी थी, रो अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ पर मैं एक दो चीज और बना दूं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा इसके अगर मैं बिल्कुल मिड पॉइंट पर देखूं, बिल्कुल मिड पॉइंट पर अगर मैं इसको नेम दूं 1 और ये 2, ये दोनों साइड 2 के बराबर। अच्छा यहाँ पर भी अगर मैं सेंटर के अंदर इसको नाम दूं 1 और यहाँ पर 2, ये पॉइंट लिखूं मैं, पॉइंट 2, और ये भी 2। अगर मैं बोलूं कि फील्ड 1 और 2, यहाँ पर मुझे यहाँ पर फील्ड पता करनी है कि यहाँ पर कितनी है फील्ड, तो मैंने बताया कि एक चार्ज शीट के लिए जो फील्ड बनेगी वो रो अपान 2 एप्सिलॉन नॉट बनेगी। अब देखें इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है वो इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ई, ई ड्यू टू पॉजिटिव। अच्छा
वो इस डायरेक्शन के अंदर, और जो नेगेटिव चार्ज की फील्ड है वो किस डायरेक्शन के अंदर है, वो इस डायरेक्शन के। यानी कि अगर मैं इन दोनों को मिलाकर लिखूं, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इन दोनों की जो फील्ड है वो पैरेलल है, इन दोनों की फील्ड पैरेलल है। और जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनका सम जो है या रिजल्टेंट जो है वो सीधा सीधा उन दोनों को ऐड करने से आता है, E1 प्लस E2। ठीक है, अब जब E1 हमने निकाला है रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E2 भी कितना आएगा, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को जब आप सम कर दोगे, टोटल फील्ड जो मिलेगी हमें E, इन दोनों को सम कर दोगे आप तो कितना मिलेगा, ये इस तरह से अगर मैं ऐसे बोलूं 1/2 प्लस 1/2 तो कितना मिलेगा 1। ठीक है, तो Q/2 कितना मिलेगा हमें Q, तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना कितना मिलेगा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर कितनी है फील्ड, इस बीच वाले पॉइंट यानी कि 1 की जगह पर जो फील्ड है ना, 1 पर वो कितनी है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि यहाँ पर दोनों फील्ड ऐड होंगी, एक ये ई वाली, ये अपना पॉजिटिव चार्ज वाली, और ये नेगेटिव वाली, इसका डायरेक्शन भी ये है, इसका डायरेक्शन भी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। दोनों को ऐड कर दोगे तो ये कितना आएगा, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। ये दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो फील्ड, अच्छा ये जो फील्ड बिटवीन पैरेलल से ये अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसके अंदर भी यही फील्ड होती है। सेम फील्ड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमें आगे पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर फील्ड कैसे होगी, कितनी होगी यहाँ पर, किसी को पता है कि यहाँ फील्ड कितनी होगी, 2 एप्सिलॉन नॉट होगी या रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, कितनी होगी, एनीवन, इस पॉइंट 2 पर फील्ड कितनी बनेगी, ऐसे छोटी सी, यहाँ पर फील्ड कितनी बनेगी किसी को पता है, अगर पता नहीं है तो नो लिख दें, अगर पता है तो बताएं। अच्छा, आप सिंपल देखें, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, मैंने आपको बताया था, नहीं बाबा, अच्छा यहाँ पर देखें कि मैंने बताया था जिस पॉइंट के ऊपर आपने देखनी है तो उस पॉइंट का सिर्फ जो है ना वो ध्यान में रखें। अब इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड किस तरफ लगेगी, इस तरफ, कितनी लगेगी E, और इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड किस तरफ लगेगी, नेगेटिव क्या करता है इनवर्ट, तो वो किससे लगेगी, इस तरफ। तो एक E है तो दूसरा किससे बनेगा, -E। अब -E और E आपस में क्या होंगे, कैंसिल। पहले सेम डायरेक्शन के अंदर थे इसी वजह से ऐड हो रहे थे, अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो फील्ड बनेगी वो 0 होगी। यानी दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान ही फील्ड होती है, यूनिफॉर्म फील्ड, उसके बाहर फील्ड नहीं होती। और इस पॉइंट पर भी देखें, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड कैसे होगी, इस तरफ, नेगेटिव की वजह से कहाँ होगी, इस तरफ। अब दो वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर, एक दोनों जो है वो अपोजिटली एक्ट कर रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर फील्ड कितनी होगी, 0। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि रीजन सिलेक्ट करें जहां फील्ड सेम है, तो एक रीजन ये है और दूसरा ये रीजन अपना 1 और 4 लिखा हो और 2 और 2 लिखा हो, तो 2 और 2 को आप जमा कर दोगे क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड पर फील्ड कितनी है, 0। और 1 और 4 को आप जमा करोगे क्योंकि यहाँ पर फील्ड कितनी है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव वाला देखिए, पॉजिटिव में अब मैंने आपको चार्जेस के बारे में बताया था, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कैसे होगी, आउटवर्ड। ये अब यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर देखना है ना हमें, बीच पर मैंने एक डॉट बना दिया। अब पॉजिटिव की वजह से इस पॉइंट पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस तरफ, और इस पॉजिटिव की वजह से इस चार्ज पर कैसे फोर्स लग रहा है, अंदर जो है वो इस तरफ, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बीच के अंदर जो फील्ड है वो कैसी है, 0।
इलेक्ट्रिक फील्ड किसी है बीच के अंदर 0। अब यहाँ पर देखें ये वाली पॉइंट जो है, अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, आउटवर्ड। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर फोर्स किस तरह से लग रहा है, आउटवर्ड। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बनेगा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ भी और यहाँ भी। ये चीज क्लियर हुई। ऐसे क्वेश्चंस आप देखोगे पास के अंदर, आप पास पेपर करते हो या कुछ एमसीक्यू वगैरह आप करते हो तो उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस जो है वो मौजूद है। तो जैसे तो टीचर बागर क्लियर, ओके गुड। अच्छा अभी मैं आपको एक दो एमसीक्यूज बता दूं इस हिसाब से इस चैप्टर में। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, इस चैप्टर में आपके जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूलाज है ना, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे फार्मूलाज हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भले वो आपके सिलेबस के अंदर ना हो, आप एटलीस्ट उनके फार्मूलाज याद कर लें। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अगर जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, ठीक है, एक बंदा है, ठीक है, नहीं अगर सोचेंगे 10 बुलेट्स आ रही हैं, ठीक है, और एक बंदा है सिर्फ, तो उस एक बंदे को 10 बुलेट्स लगने के चांसेस ज्यादा है। अगर बुलेट्स का नंबर कम होगा तो एक बंदे को चांसेस कितने हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूलाज हैं वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जब वो क्वेश्चन उठाएंगे, एक पेज आप हटाओगे, दूसरे पेज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ना कोई फार्मूला लिखा हुआ है, दूसरा हटाओगे, तीसरे पर कोई ना कोई फार्मूला लिखा हुआ है। यहाँ अगर बुक के अंदर नहीं है तो आप नोट्स के अंदर देखोगे। तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूलाज है चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर गिवन है वो आप याद कर लें, ठीक है। और ये जब चैप्टर जो है हम एंड करेंगे तो मैं आपको एक चार्ट बना कर दूंगा, पूरे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूलाज होंगे वो लिखे हुए होंगे, तो वो आपने सबने याद कर लेने। क्या पता इलेक्ट्रिक फील्ड में से एक आध क्वेश्चन आ जाए। एंट्री में एक एक क्वेश्चन जो है वो मैटर करता है। आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है, आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती, इतना मैटर करता है। लेकिन आपने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूलाज को नहीं छोड़ना। तो इसमें अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला बताया। अच्छा कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, अब यहाँ पर जो इस इन दोनों चार्जेस के दरमियान इन दो, अभी डिफरेंस क्या है, अगर मैं पूछूं कि डिफरेंस बिटवीन फील्ड ऑफ पैरेलल प्लेट्स, यानी कि अगर जो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके दरमियान में फील्ड वे, और फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फर्क कितना है या फर्क क्या है। तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो कितनी है, वो हमारी होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स क्या है, पैरेलल प्लेट्स लेकिन ऑपोजिट, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। यहाँ पर फील्ड कितनी है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर रेडियस इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि अगर मैं ये पॉइंट उठाऊं, ठीक है, इन दोनों पैरेलल प्लेट्स दरमियान, इन पैरेलल प्लेट्स जो अपोजिटली चार्ज हैं इनके दरमियान में कोई भी पॉइंट उठाऊं, फॉर एग्जांपल मैंने पी पॉइंट उठाया, ये मैंने यहाँ पर क्यू उठाया, ये मैंने यहाँ पर आर उठाया, ये मैंने यहाँ पर एस उठाया, तो पी क्यू आर एस इन सब की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम। और फॉर्मूला के अंदर भी देखें कोई डिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं है, अगर डिस्टेंस इन्वर्स में होता तो दूर जाने से फील्ड कम होती। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है कि हमने एक पॉइंट चार्ज ली थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पर फील्ड जो निकाल रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा आर ए और आर बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा होगी, आर ए पर ज्यादा होगी या आर बी पर ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं पॉइंट चार्ज के लिए निकाल रहा हूं तो आर ए है एक पॉइंट और दूसरा आर ये अपना आर बी है एक पॉइंट और दूसरा आर बी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा होगी, आर ए पर या आर बी पर। बी, सही है। आर बी पर फील्ड ज्यादा बनेगी, क्यों, क्योंकि देखें आर बी पर आने से रेडियस कम हो रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, तो इसकी वजह से डिस्टेंस कम होगा तो फील्ड बढ़ेगी, बिल्कुल फोर्स की तरह, ठीक है। अच्छा और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, याद कर लें कि आप जो है ना वो जिस भी क्वांटिटी का
रेडियस के इनवर्स के साथ रिलेशन हो, ठीक है, या स्क्वायर के साथ रिलेशन हो। फॉर एग्जांपल जैसे फोर्स का था, कूलम्बिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी रेडियस के आर के साथ स्क्वायर आर के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों क्वांटिटीज का जब आप ग्राफ निकालोगे ना तो वो सेम निकलेगा। और किस तरह से निकलेगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूं फोर्स और यहाँ पर लिखूं आर स्क्वायर, यहाँ पर लिखूं मैं ई, यहाँ पर लिखूं मैं आर स्क्वायर, तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ आप याद कर ले, इनके ये ग्राफ। अच्छा, ये अपना जो अल रहमान की बुक है, अल रहमान, अल रहमान फिजिक्स, उसके अंदर ये ग्राफ गिवन है, ठीक है, उसके अंदर ये ग्राफ गिवन है। और ये किप्स के अंदर भी जो है ना ज्यादातर यूज होते हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता, ये आप याद कर लें, इन दोनों की ग्राफ सेम बनेगी। जब आर स्क्वायर के साथ कोई चीज आए और उसको कंपेयर हो तो इस तरह से ही ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये आप याद कर लें। तो फर्क क्या हुआ पैरेलल प्लेट की फील्ड के दरमियान और पॉइंट के दरमियान, पॉइंट चार्ज के लिए जब आप डिस्टेंस को आगे पीछे करते हो तो फील्ड चेंज हो जाती है, कम या ज्यादा हो जाती है। लेकिन दो पैरेलल प्लेट जो अपोजिट है उनके दरमियान फील्ड सेम होती है और यूनिफॉर्म होती है। ये आपने चीज सबने याद कर लेनी है। और इसको फील्ड ऑफ पैरेलल प्लेट्स, अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, इसको बुक के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट independent of radius, independent of radius or independent of point from plates opposite। ये ऑपोजिट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ऑपोजिट के लिए है चीज, क्योंकि दो अपना सेम चार्जेस वैल्यू के दरमियान वो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होती है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस है, कौन सी, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज आप याद कर लें, जो इससे बड़ी। जल्दी करो। अच्छा, मैंने आपको कल जो है शेप ड्रा करवाई थी पूरी तकरीबन, एक शेप में भूल गया था, वो हो गई थी, कोई मसला नहीं है, यहाँ पर अभी कर देते हैं, वो आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर फॉर सपोज एक अपना पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और उसके नीचे मैं एक रॉड रख दूं, और उस रॉड पर कितनी चार्ज है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस पूरी जो रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पर हमने एक रूल पढ़ा था कल, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वहां पर क्या लिखा था, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो ये किस तरह से होंगी। अच्छा, और एक चीज याद कर ले, किसी भी सरफेस पर ये जो फील्ड लाइंस गिरती है ना, तो याद कर ले ये परपेंडिकुलर गिरेंगी, इनके दरमियान एंगल कितना होगा, 90। तो जब आप बनाओ तो ये ख्याल दिया करो कि 90 बने, इस तरह से। आप देखोगे बुक के अंदर रफ बनी हुई है, लेकिन ये इंडियन जो बुक्स है ना उनमें ये क्लियर चीज लिखी हुई है कि परपेंडिकुलर गिरेंगी, और ग्राफ भी उनके क्लियर है। हमारे तो पता नहीं, बुक की पता नहीं कब लिखी हुई है, अभी इन्होंने कोई चेंज की है। तो ये पॉजिटिव से निकलेंगी, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस निकलेंगी वो बिल्कुल परपेंडिकुलर गिरेंगी और रॉड पर इस तरह से बनेगी। तो ये आपसे डायरेक्ट गिवन अपना एग्जाम के अंदर पूछ रहा है, क्या पता ये यहाँ से चार्ज हटा ले, पूछेगी कि पूछेगा कि सवाल में ये इस चार्ज को नाम दे दे, वो क्यों, बोलेगा व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन रॉड क्यू, रॉड क्यू पर कौन सी चार्ज है, इस तरह से पूछ ले, उसकी मर्जी है। या ये यहाँ से पी हटा दे। अच्छा, ये दोनों हटाकर दोनों पूछ सकता है, पूछे कि इसको नाम दे दे वो पी, व्हाट चार्ज इज प्रेजेंट, या विच चार्ज इज प्रेजेंट, विच चार्ज इज प्रेजेंट ऑन पॉइंट पी। सिंपल, आपने रूल्स पढ़े,
चार्ज जो है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पर टर्मिनेट करती है। तो इस क्यू पॉइंट ये जो क्यू वाली पॉइंट है इस पर तो क्या होगा, नेगेटिव। और ये पी वाली पॉइंट यहाँ से चार्जेस स्टार्ट हुई है, यहाँ पर खत्म हो रही है, इस तरह से। तो ये क्या बनेगा, ये अपना बनेगा पॉजिटिव। ये चीज समझ आई आपको, ये आपने चीज याद कर लेनी है। अच्छा, और एक दूसरी पॉइंट ये भी है कि दो चार्जेस अपना फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, वो मैंने कल आपको बताया था। अच्छा, कभी कभी ये सवाल भी पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर हम एक पॉइंट लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से निकालते हैं कि उस पॉइंट जिस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से, सपोज ये पॉजिटिव है, इस तरह से यहाँ जाकर खत्म हो रही। तो अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो मैं यहाँ पर टेंजेंट बनाऊंगा, यानी कि फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर चाहिए तो मैं यहाँ पर टेंजेंट बनाऊंगा, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में। यहाँ पर चाहिए तो इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पॉइंट टू पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो वेरी कर रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही फोर्स का डायरेक्शन। ये चीज आपने याद करनी है, ठीक है। तो ये वाली चीज आप याद कर लें। अच्छा, अब एक चीज देखें, अगर दो पॉजिटिव चार्जेस है, ये अपना दो पैरेलल प्लेट, एक पर कितनी है पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर कितनी है चार्ज, नेगेटिव, ठीक। और इनके दरमियान जो फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से इनके दरमियान फील्ड होगी। अच्छा, अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, अगर इन दोनों के दरमियान में एक मैं पॉजिटिव चार्ज रख लूं, छोटी सी एक पॉजिटिव चार्ज लाकर मैं इनके दरमियान रख लूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रखूं पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव, अच्छा इसके काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा, ये ऑप्शन ए इंक्रीज होगी, ऑप्शन बी डिक्रीज होगी, ऑप्शन सी रिमेन्स सेम, और ऑप्शन डी नथिंग, नन ऑफ दिस। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है इंक्रीज करेगी, बाकी बताएं बाकी। अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर को इस पॉइंट पर रख दूं, ठीक है, पॉजिटिव के करीब, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी या सेम रहेगी। तो याद कर लें एक चीज, फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। इसको आप इसके साथ कंपेयर करें, आपने ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन। अर्थ से जब हम ऊपर जाते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल एक मास एम है अर्थ पर, उसे मैं ऊपर लेके गया हाइट एच पर, तो उसके अंदर जो एनर्जी आ जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एमजीएच, यानी कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में गिराऊंगा या इसको अगर मैं हाथ छोड़ूंगा तो, अच्छा, अर्थ की फील्ड अपना ग्रेविटी किस डायरेक्शन में एक्ट करती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ग्रेविटी किस डायरेक्शन में एक्ट करती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जब ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगी तो फोर्स भी वर्टिकली डाउनवर्ड लगाएगी। तो फोर्स अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है तो अर्थ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी डाउनवर्ड होती है, अपना सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो भी के साथ वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, अब एक चीज देखें, अगर मैं इसको छोड़ूंगा, ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉप कर दूं, यहाँ से मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी नीचे नीचे आते जाते कम हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज करेगी। तो याद कर लें, सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज।
तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किस डायरेक्शन में जाते हुए कर रही है? ये जब अर्थ की तरफ आ रहा है, यानी कि फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि अर्थ की जो फील्ड है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और बॉल जब अर्थ के फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज देखिए, यहाँ पर फील्ड किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में। तो ये जब यहाँ पर रखेंगे तो ये फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है, तो मीन की काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? अच्छा, और एक चीज, अगर मैं इसको ऑपोजिटली लेकर आऊं, अगर मैं इसको यहां पर रखूं और यहां पर फोर्स लगाकर इस पॉइंट से ए से बी पॉइंट पर लेकर आऊं, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेकर आऊं, तो इसको मैं फील्ड के अगेंस्ट मूव करवा रहा हूं, जैसे हमने यहाँ पर किया है। अगर हम कोई भी मास ऊपर लेकर लेकर जाते हैं ना, तो वो हम फील्ड की जमीन की फील्ड डाउनवर्ड है, उस फील्ड से हम ऊपर लेके जाते हैं, उसके अपोजिट चले जाते हैं। जब हम किसी भी फील्ड के अपोजिट जाते हैं तो अपना वर्क करते हैं, तो वो वर्क जो होता है वो एनर्जी में स्टोर होता है। तो वो ये यहाँ पर जो चार्ज है इस पर भी यही होगा, जब मैं इसको अपोजिटली लेकर आऊंगा इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, तो ये मैं इसको फील्ड के अपोजिट लेके जा रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जाने से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने में, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने में इसकी एनर्जी बढ़ेगी, और वो कौन सी एनर्जी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ ए से बी पर जाने में वर्क होगा, वर्क डन, और उस वर्क डन की वजह से इसमें एनर्जी स्टोर होगी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? यानी कि फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, फील्ड के ऑपोजिट जाएगी तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? छोटू गड़ी मैं पानी पानी क्या हो गया, अल्लाह हो। इससे जरूरत है, ये साथ साथ जो चीजें हैं मैं आपको एमसीक्यू के फॉर्म में बताता जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस टेस्ट आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे। अच्छा, और एक क्वांटिटी होती है पोटेंशियल, एक क्वांटिटी कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल हम किस चीज को बोलते हैं, पोटेंशियल हम बोलते हैं ऐसी क्वांटिटी जब हम किसी चार्ज को, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ए है और दूसरी पॉइंट ये बी है, जब हम किसी पॉइंट चार्ज को ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट पर लेकर आए और इसके डायरेक्शन में फील्ड ऑपोजिट हो, अगेंस्ट द फील्ड, जब हम किसी चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाएं, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया, यानी कि चार्ज पर हम वर्क करें और ए पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट पर हम लेकर आए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो उस चार्ज के अंदर एक पोटेंशियल स्टोर होता है, हमें वर्क करना पड़ता है, वर्क डन, यानी कि पोटेंशियल किसके बराबर है, पोटेंशियल, ये मैं आपको बताता हूं दोबारा, वर्क डन ऑन चार्ज क्यू, यानी कि एक चार्ज क्यू है उस पर हमने वर्क किया, किस तरह से, सपोज करें कि फील्ड है यहाँ पर, सेम सेम तरह से बना ले, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इस तरह से फील्ड है, यहाँ पर एक पॉइंट है ए, ये वाला, दूसरी ये पॉइंट है बी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से है, इस तरह से, ये फील्ड का डायरेक्शन है। अब देखें, जब मैं इस पॉइंट को, अच्छा और एक कॉन्सेप्ट लगाए, अगर हमने क्या किया था, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर छोड़ा था, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ये जल्दी से जाता है, इस वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। मैथमेटिकली फॉर्म मैंने आपको बताया और कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया, और एक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। दूसरा आप ये भी देख सकते हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव के करीब आएगा तो रिपेल करेगा, नेगेटिव के पास आएगा तो अट्रैक्ट करेगा, तो ये दूर खींचेगा और ये अपने पास आएगा, तो ये रैपिडली उसके पास चला जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज लेकर इस बी वाली पॉइंट पर लानी है,
यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो है हमें कवर करना है। ठीक है, अब ये आसान तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेगी और ये पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेगी। तो हमें क्या करना है, फोर्स लगाकर लगाकर इस पॉइंट पर बी पर आना है। ठीक है, तो जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे और ये वाला डिस्प्लेसमेंट ये तय करेगा, तो हम बोलेंगे कि हमने इस चार्ज पर वर्क किया है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वो वर्क जो हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर ले जाने में करते हैं, उसी को ही हम नाम देते हैं पोटेंशियल। क्या? पोटेंशियल। वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल अगेंस्ट द फील्ड। ये भी लिख लें आप, वैसे ये पूछते हैं लेकिन आजकल बच्चों को समझ नहीं आती चीजें, तो ये मेंशन करना लाजमी, पोटेंशियल वर्क डन ऑन चार्ज क्यू अगेंस्ट फील्ड। तो किस तरह से पोटेंशियल को हम जाहिर करते हैं, वी से। पोटेंशियल को वी के साथ जाहिर किया जाता है, तो वी किसके इक्वल है? फार्मूला क्या बनेगा? v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू वी। अच्छा, पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, तो आपने किस तरह से करना है, अगर फॉर एग्जांपल ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल कितना है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन यूज नहीं होंगे। ठीक है, इसका अगर पोटेंशियल v है तो इसका कितना होगा? माइनस वी। तो ये v और माइनस वी, पोटेंशियल कितना बनेगा? 0। इसको आपने स्केलर की तरह ट्रीट करना है, जैसे +2 -2 रिजल्टेंट 0, माइनस वी प्लस वी रिजल्टेंट 0। आपने इसको वेक्टर्स की तरह ट्रीट नहीं करना। ठीक है, इसमें डायरेक्शंस वाली चीजों को आप जो है वो कंफ्यूज मत करना खुद को। अच्छा, पोटेंशियल क्या है? वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका ये वाला फार्मूला, वर्क डन पर यूनिट चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट बनेगा, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जूल पर कूलम इसके बराबर होता है, ये बराबर होता है वोल्ट के। ठीक है, ये वोल्ट के बराबर होता है, जूल पर कूलम वोल्ट के बराबर। अच्छा, और जैसे आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ग्रेविटेशनल एनर्जी का, तो पोटेंशियल के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना लाजमी है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर एक पोटेंशियल होगा, दूसरा इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल है वी ए और दूसरा इस पॉइंट का पोटेंशियल है वी बी, तो इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूंगा, तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन टू डिफाइंड पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कुछ भी नहीं है, दो पॉइंट ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, यानी कि अगर एक एग्जांपल लें कि एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो 5 है वोल्ट, और दूसरी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो 10 है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 5। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5। और इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? 5, और इस पॉइंट पर कितना है? 10। ठीक है, ये अलग अलग चीजें, इनको मिक्स नहीं करें। डिफरेंस किसको बोलते हैं? लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, उसको आप निकाल लेते हो तो आपका डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, जैसे आप अर्थ के अंदर पढ़ते हो, अगर मैं बोलता हूँ कि इस मार्कर को मैंने हाइट एच अर्थ से लिया है, ठीक है, तो इस हाइट के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, इसको हम सिंपली पोटेंशियल एनर्जी तो बोलते हैं, लेकिन इसको एक्चुअली में क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, मार्कर की। अच्छा, अब एक चीज देखें, हमने यहाँ पर मेंशन किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वो किसके रेफरेंस के हिसाब से? अर्थ के हिसाब से। तो ये अपना पोटेंशियल जो है वो भी दो पॉइंट के हिसाब से लेते हैं हम। तो हमारी जो रेफरेंस पॉइंट होती है इसके हिसाब से कौन सी है? ए वाली, ए के हिसाब से हमने निकाला। तो हम क्या करते हैं, ग्रेविटी में भी अर्थ को अगर हम हटा दें तो हम अपना रेफरेंस पॉइंट रखते हैं इंफिनिटी को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं? जब हम किसी इंफिनिटी से कोई मास उठाकर किसी एक पॉइंट पर रखें, तो उस पर जो हम वर्क करेंगे वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो इसी तरह भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जब हम अपना वी ए कोई चीज इंफिनिटी से उठाकर और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंफिनिटी से हम कोई पॉइंट, अगर ये वी ए इंफिनिटी पर है, आर है सपोज, ये अपना एक पॉइंट हमारा इंफिनिटी है, इंफिनिटी से हम चार्ज उठाकर ये फील्ड के ऑपोजिट हम इस पॉइंट पर लाकर रखें, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल बनेगा उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल। ये आपने चीज याद रखनी है, एक होता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल और दूसरा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। दोनों में इतना कोई फर्क नहीं है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल के लिए याद रखिए आपको रेफरेंस पॉइंट कौन सा लेना है? इंफिनिटी।
अच्छा याद कर लें, इंफिनिटी पर किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, और किसी भी बॉडी का चार्ज का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। इंफिनिटी पर चार्ज ये अपना पोटेंशियल ऑफ द बॉडी या पोटेंशियल ऑफ द चार्ज वो जीरो होता है, और पोटेंशियल एनर्जी भी बॉडी की जीरो होती है। वो किस पॉइंट पर होती है, इंफिनिटी पर। ये डायरेक्ट जो आपको मैं चीजें बता रहा हूँ ये डायरेक्ट एमसीक्यूज के अंदर आई हुई है, ठीक है। अच्छा ये चैप्टर जब एंड हो जाएगा तो मैं आपको एक अलरेमान की टेस्ट सीरीज की वीडियो बनाकर वो आपको सेंड करूंगा, वो आपको सबने देखनी है, और उसमें आपको काफी हेल्प होगी कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, और उसमें आउट ऑफ सिलेबस चीजें भी मैं आपको जो है एक दो वो करवाऊंगा। वैसे ये मैंने चैप्टर जो है आपको बताया, इसमें फील्ड लाइंस के बारे में बताया, कुछ चीजें गिवन नहीं थी वो भी मैंने अपने हिसाब से आपको बताई है, सही है। तो आज हमने पोटेंशियल पढ़ा, कल इसका जो है लास्ट लेक्चर करेंगे हम, वो होगा कैपेसिटेंस के ऊपर और चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। और उसके साथ साथ ओवरऑल जो इस चैप्टर्स के होंगे, आपका आज का टास्क ये है कि आज जो जितना हमने पढ़ा है तो आप वो आप देखें दोबारा से, जो चीजें मिस हो गई है वो मुझे हाईलाइट करवाएं। मैं सिलेबस तो वैसे रोज देखकर आता हूँ, आपको चेंज करवाता हूँ उसमें से, और बुक्स भी डिफरेंट रीड करता हूँ, जैसे पंजाब हो गया, केपीके हो गया, ठीक है, और थोड़ा बहुत इंडियन हो गया, ताकि जो भी चीजें हो मैक्सिमम चीजें कॉन्सेप्चुअल चीजें मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। और जो भी मैं चीजें आपको बताता हूँ वो समराइज्ड वे में होती हैं, यानी कि डिफाइंड। अगर आप खुद से पढ़ोगे ना तो क्या होता है कि आप खुद से जब पढ़ोगे, एक बुक खोलोगे, दूसरा बुक खोलोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी, एक्सप्लेन किया हुआ, तो आप जो काम वाली चीजें होती हैं वो स्किप कर देते हो। तो इसी वजह से ये जो मैं चीजें लेकर आता हूँ यहाँ पर, जो आपको चीजें मैं बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट होती हैं, डायरेक्ट इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिलहाल तो आपको लग रहा हो कि बेसिक सिंपल चीजें हैं, चार पांच चीजें एक टॉपिक में बता रहा है, पता नहीं ये आएंगी भी नहीं आएंगी, लेकिन ये चीजें मैं आपको क्वेश्चन के अंदर दिखा सकता हूँ कि ये वोल्ट पर मीटर आया हुआ है, जो मैंने पहले बताया रो अपन टू एप्सिलॉन नॉट, ये वाली चीज आई हुई है। तो आपने ये चीज करनी है आज के लिए, जितना हमने पढ़ा है इसको रिवाइज करना है, और कैपेसिटेंस वाला टॉपिक जो है वो थोड़ा आपको पढ़ के आना है, ठीक है। तो कल हम उसको पढ़ेंगे, और इस चैप्टर के जो अल रहमान के एमसीक्यूज हैं, अल रहमान के, वो कल हमसे जितने हो सके वो हम करेंगे। मैं यहाँ पर एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, पहले स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ, आपको एमसीक्यू नजर आएंगे, फिर आप कुछ स्क्रीन शॉट ले लेना, या अपने पास सेव कर लेना या लिख लेना, उसके बाद जो है यहाँ पर मैं सॉल्व करता जाऊंगा, ठीक है। फिर टाइमिंग को देखेंगे, मैनेज करेंगे कि हमें सुबह करना है ये, या अकेडमीज होगी, अगर ये अकेडमी वाला इशू होता है तो मैं सुबह को रिकॉर्डिंग एक अलग से बनाऊंगा, और स्पेशली फॉर एमसीक्यूज उसमें जो है कुछ चीजें मैं वो अपना आपको जो एमसीक्यूज वगैरह होंगे वो शेयर कर दूंगा आपके साथ सॉल्व करके, ठीक है। जैसे मैं अपना लेक्चर डिलीवर करता हूँ वैसे ही एमसीक्यूज आपके साथ शेयर कर दूंगा, और वो इंशाल्लाह कल या परसों तक इंशाल्लाह मैं आपके साथ सेंड कर दूंगा, ठीक है। जो लास्ट है तो आज के लिए हम क्लास को एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी।